मिल टाइम्स में खुशामदीद। आज हम आपको लिए चलते हैं बांग्लादेश की सफ़र पर, यानी बांग्लादेश कैसे बना और बांग्लादेश की जो आज हालत है, जिस वजह से बांग्लादेश सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वहाँ तक कैसे पहुँचा। जी हाँ, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और इस कहानी में छात्रों का एक अहम रोल रहा है। बांग्लादेश की शुरुआत से लेकर के आज के हालात तक छात्रों का क्या रोल रहा और कैसे ये उतार चढ़ाव आए, कौन जीता कौन हारा और बांग्लादेश आज यहाँ तक कैसे पहुँचा, आज इस वीडियो में जानेंगे। 1947 वो साल होता है जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद होता है। अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद हिंदुस्तान का बंटवारा होता है। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान दो हिस्सों में होता है। पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान कहलाता है, यानी पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, और एक वेस्ट पाकिस्तान जो आज के दौर का पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान में मुख्यतः बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी भाषा बंगाली होती है। वेस्ट बंगाल जो आज हिंदुस्तान का पार्ट है, ये कल्चर और बांग्लादेश का कल्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। 1952 का साल होता है जब पाकिस्तान जो कि धर्म के आधार पर बना, वहाँ पर भाषा को लेकर एक अजीब चर्चा छिड़ती है। वहाँ चूँकि वो देश इस्लाम के नाम पर बना, तो अलग अलग राय सामने आती है, जिसमें आगा खान ये प्रपोज़ करते हैं कि चूँकि बंगाली और उर्दू ये दोनों भाषाओं के बीच में एक कशमकश चल रही है, तो इस दोनों भाषाओं के कशमकश को एंड करने के लिए क्यों ना हम अरबिक लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करें। इस बात को पहले राजनेता जो होते हैं, जो प्रपोज़ करते हैं और इस बात को एंडोर्स करते हैं, वो अयूब खान होते हैं। वो भी यही कहते हैं कि अरबिक को शामिल किया जाना चाहिए और एक नेशनल प्लान के तहत अरबिक को प्रपोज़ करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर पाकिस्तान, यानी कि आज का पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान था, वहाँ के लीडरान ये कोशिश कर रहे थे कि पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में वो लैंग्वेज परवान चढ़े जिस लैंग्वेज से पश्चिमी पाकिस्तान से वहाँ के लोग यकजा हो सकें, एक जैसे दिख सकें। यूँ कहें कि उसके इस्लामाइजेशन इन कल्चर की भी कोशिश हो रही थी। इसी दौरान जब ये प्रपोज़ किया जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाएगा, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग होते हैं, उन्हें इस बात का ख़तरा समझ में आता है कि हमारी जो बंगाली संस्कृति है, बंगाली भाषा है, उस पर यह ख़तरा है। और इस बात को लेकर के वहाँ ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का आयोजन करते हैं और इसी प्रोटेस्ट के आयोजन में पुलिस गोली चलाती है और कई सारे स्टूडेंट्स उसमें ज़ख्मी होते हैं, मारे जाते हैं। और इस प्रोटेस्ट के नतीजे में पूरे के पूरे मुल्क में, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में एक सिविल अनरेस्ट शुरू हो जाता है। ये सिविल अनरेस्ट यहीं नहीं रुकता और ये सिविल अनरेस्ट काफ़ी दूर तक ले जाता है और इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। हम वो आगे समझेंगे। 1970s की बात है। एक परिप्रेक्ष्य में एक सिविल अनरेस्ट चल रहा है, यानी कि भाषा को लेकर के बात चल रही है और एक बहस है जो माहौल में है कि बंगाली भाषा को हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे ऊपर किसी और भाषा को थोपा ना जाए। और उसी दौरान 1970s में पाकिस्तान में आम चुनाव होते हैं। ये जनरल इलेक्शंस होते हैं और इस इलेक्शन में मुख्यतः दो पार्टी होती है जो चुनाव लड़ रही होती है। वेस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल पार्टी होती है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में लड़ रही होती है, और ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग यानी मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली पार्टी होती है जो कि इस जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती है। इस जनरल इलेक्शन की जो सीट्स थी वो टोटल 162 सीट्स थी जो ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में थी। 138 सीट थी जो वेस्ट पाकिस्तान में हुआ करती थी, और 13 सीट्स ऐसी थी जो कि औरतों के लिए रिजर्व थी, जिसमें से कि 7 ईस्ट में और 6 वेस्ट में हुआ करती थी। इस दौरान जब ये इलेक्शन होते हैं तो ये इलेक्शन मुख्यतः एक परिप्रेक्ष्य जो कि भाषा आंदोलन का परिप्रेक्ष्य था, वो इस इलेक्शन में काफ़ी चर्चा का मुद्दा होता है। और इस इलेक्शन में मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को एक क्लियर मेजॉरिटी मिलती है। इसके तहत पूरे के पूरे ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलते हुए 162 में से 160 सीटें मिलती है। साथ ही जो वुमेन सीट थी 7 सीट, वो सारी की सारी वो जीत जाते हैं। इसके अलावा पश्चिमी पाकिस्तान में, जो कि आज का पाकिस्तान है, वहाँ 81 सीटों पर पीपल पार्टी जीतती है और 5 औरतों की जो सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आती है। यहया खान जब ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तो
इस पूरे इलेक्शन के नतीजे पर, जिसके नतीजे में मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते और एक बहाने के तहत, यूं कहा जाता है कि एक बहाने के तहत, चूंकि वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आता है जिसमें कुछ बिहारियों की हत्या कर दी जाती है, तो बिहारियों की हत्या के विरोध में या उस हत्या के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करते हैं और ऑपरेशन सर्च लाइट के नतीजे में एक बार फिर से भाषाई आंदोलन, ऑपरेशन सर्च लाइट, इन सब के बीच में, इन सब के अमलगमेशन से, इन सब के मिलने से एक बड़ा आंदोलन तैयार होता है जो मुक्ति संग्राम कहलाता है। मुक्ति संग्राम की शुरुआत 1971 में 26 मार्च को होती है, जब वहाँ पर मौजूद मुक्ति वाहिनी और अलग अलग ग्रुप्स मिल करके ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के मुदाखलत को रोकने के लिए हथियार उठाते हैं। 1971 16 दिसंबर का वाक़या होता है जब बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है। इन तमाम वाक़यात में, जिसमें कि शुरुआत छात्र आंदोलन से होती है, भाषाई मूवमेंट से होती है, उस मूवमेंट के बाद चुनाव होते हैं, चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी जीतती है और उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाता और एक बहस छिड़ रही होती है। उसी दौरान ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू होता है और ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद मुक्ति संग्राम और उसके नतीजे में 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है। 1972 में संविधान लागू किया जाता है बांग्लादेश में। 1975 में अगस्त 15 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है। 1975 से 1990 के बीच में सैन्य शासन रहता है। 1991 में लोकतंत्र की बहाली होती है एक बार फिर से और 1996 में अवामी लीग की सत्ता में एक बार फिर से वापसी हो जाती है। अवामी लीग ये वही लीग है जो मुजीबुर रहमान की पार्टी होती है। 2008 में एक बार फिर से आम चुनाव होते हैं और 2020 में मुजीब वर्ष के तौर पर उस वर्ष को मनाया जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं जो आज का दौर रहा, आज जिस वजह से ये पूरी चर्चा चल रही है, वो शेख हसीना के बारे में है। इनका जन्म 28 सितंबर 1947 को होता है और ये 10वीं प्रधानमंत्री बनती है बांग्लादेश की। इन्होंने तकरीबन 20 साल राज किया। इन्होंने अपना एक इलेक्शन 1991 में खालिदा जिया को लॉस्ट किया। खालिदा जिया मार्च 1991 से लेकर मार्च 1996 तक प्रधानमंत्री रही। जून 1996 से जुलाई 2001 तक ये खुद प्रधानमंत्री रही और फिर जनवरी 2009 से अगस्त 2024 तक, यानी कि इस महीने के शुरुआत तक ये प्रधानमंत्री थी, जब तक कि इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। छात्र आंदोलन, इस्तीफ़ा और देश से फरारी। शेख हसीना, छात्र आंदोलन जब शुरू होता है, इस बार हम सब लोगों को पता है कि ये खबर बहुत तेज़ी से आम है कि छात्र आंदोलन जब शुरू होता है तो वो आरक्षण के मुद्दे पर शुरू होता है और इस छात्र आंदोलन को शेख हसीना दबाने की कोशिश करती है, पावर का इस्तेमाल करती है और कई लोगों की जाने जाती है, मगर छात्र आंदोलन नहीं रुकता। आखिरकार वो इस्तीफ़ा देती हैं और अभी फ़िलहाल देश से फरार बताई जा रही हैं। वो किस मुल्क में हैं इसका अब तक कंफर्मेशन नहीं आया है। कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो यूके गई, मगर यूके की गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त नहीं दिया। तो फ़िलहाल ये कहानी थी बांग्लादेश की, जिसकी शुरुआत छात्र आंदोलन से होती है 1952 में और छात्र आंदोलन ही की शुरुआत से यही वो कैटलिस्ट बनता है जिसके कारण बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आता है और आज छात्र आंदोलन ही ने बांग्लादेश में एक बड़ा तख्ता पलट करने का काम किया है और बांग्लादेश आज सुर्खियों में है। ये थी बांग्लादेश के बारे में एक मुख्तसर तज़किया। आप और ख़बरों के लिए फॉलो करें मिलर टाइम्स को। शुक्रिया।